हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पढ़ने वाले हैं क्रिया चैप्टर। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले हम परिभाषा क्या है इसकी। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है, धोता है जो हुआ यहाँ पर कार्य करने का बोध हो रहा है कि धोबी क्या कार्य कर रहा है, तो धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर है दूसरा वाला, बच्चा सुंदर है, बच्चा क्या है, तो बच्चा सुंदर है, सुंदर है जो है यहाँ पर स्थिति का बोध हो रहा है। सूरज चमक रहा है, ये भी कार्य करने का, चमक रहा है जो वो कार्य करने का बोध हो रहा है। यहाँ पर अंडरलाइन हमने किया है। और उसके बाद है कृषक हल चला रहा है, तो जो चला रहा है ये भी कार्य करने का बोध करा रहा है। तो ये वाली देखते हैं, ये है हमारी अगली क्रिया और सहायक क्रिया। इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इसके अंतर्गत देखते हैं परिभाषा। क्रिया को एक अथवा अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रिया को एक अथवा अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे वह गया, रचित ने पत्र लिखा, वह चाय पी चुका है। यहाँ पर वह हटा के जो गया शब्द है, यहाँ पर जो लिखा शब्द है, ये दोनों हमारे क्या हुए, मुख्य क्रिया हुए। और यहाँ पर जो है पी यानी कि पी चुका है, पी जो है हमारा क्रिया का रूप है। पी शब्द जो है, पी वर्ड जो है, शब्द जो है एक क्रिया का रूप है। और जो चुका इसमें लग चुका है, ये सहायक क्रिया हमारी हुई है। इसके सहायक क्रिया की वजह से अर्थ निकला पी यानी कि क्या पी चुका है, तो चाय पी चुका है यानी कि वह चाय पी चुका है। पूरा वाक्य हमारा, पूरा सेंटेंस सहायक क्रिया पर निर्भर होता है। सहायक क्रिया वहां लगी तो फिर पूरा वाक्य हमारा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। वह चाय पी चुका है। उसके आगे देखते हैं धातु यानी कि रूट। इसके अंतर्गत परिभाषा देखते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, गा आदि, आ, खा आदि क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु रूप है। जैसे परिभाषा देखते हैं इसकी। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। मूल धातु और न प्रत्यय के प्रयोग से, मूल धातु और न प्रत्यय के योग से यानी कि जोड़ से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख प्लस ना, लिखना हुआ हमारा। पढ़ प्लस ना, पढ़ना हुआ। जा प्लस ना, जाना हुआ। गा प्लस ना, गाना हुआ। और खा प्लस ना, खाना हो गया। चल प्लस ना, चलना हो गया। आदि शब्द ऐसे हैं। आगे देखते हैं हमारे संज्ञानार्थक क्रिया। संज्ञानार्थक क्रिया क्या है देखते हैं परिभाषा इसकी। ना प्रत्यय युक्त धातु का इस रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ना प्रत्यय धातु का इस रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिया के ऐसे प्रयोग को संज्ञानार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे पढ़ना आता है, जैसे उसे पढ़ना आता है। दूसरा है अभी वह गाना सीख रहा है, अभी वह गाना सीख रहा है। मूल धातु का प्रयोग, मूल धातु का प्रयोग जो देखते हैं हम, इसमें होता है प्रायः सर्वनाम के मध्यम पुरुषता के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे होता है जो उसमें जो है मध्यम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो मध्यम पुरुष तू के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। यह प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के भाव में पाया जाता है। जैसे तू लिखा, तू लिख, और तू उठ, तू आ, ऐसे आज्ञा करने के भाव में प्रयोग किया जाता है। ये है संज्ञानार्थक क्रिया। उसके आगे देखते हैं अपूर्ण क्रिया तथा पूरक।
कि इनकम्प्लीट वर्ब एंड कंप्लीमेंट। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रस्तुत नहीं कर पाती, ऐसी क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रस्तुत नहीं कर पाती अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नेहरू जी भारत के थे, नेहरू जी भारत के थे, और पूरक क्रिया क्या है उसमें, ये तो हुआ परिभाषा अपूर्ण क्रिया का। अपूर्ण क्रिया कहलाते हैं। नेहरू जी भारत के थे, लेकिन नेहरू जी जो भारत के थे वो कुछ थे भारत में, वो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर पूरक क्रिया जो कहलाते हैं, पूरक क्रिया के अंतर्गत देखते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पूरक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे नेहरू जी भारत के तो थे, लेकिन पूरक क्रिया में क्या हुआ, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये हमारी पूरक क्रिया हुई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका, अस्पष्टता दर्शा रहा है कि नेहरू जी जो है भारत के तो थे लेकिन प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारा पूरक क्रिया हुआ, और ये हमारा अपूर्ण क्रिया हुआ। जो नेहरू जी भारत के थे ये पूरा नहीं था। हम क्रिया के भेद, क्रिया के भेद को इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है हमारा संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है, इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया है इसको भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। इसमें पहला पार्ट है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। और संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो है इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। तो इसको पहला देखते हैं, हमारा है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है हमारा नामधातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, छठवां है हमारा तात्कालिक क्रिया। तो इसमें पहला देखते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। अकर्मक से अभिप्राय है या बिना कर्म का, बिना कर्म को हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक से अभिप्राय, अकर्मक का मतलब है कि जो बिना कर्म का हो, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठी है, बच्चा सोता है। बिल्ली बैठी है तो कहाँ बैठी है ये नहीं बताया गया, और बच्चा सोता है, बच्चा कहाँ पर सोता है ये भी नहीं बताया गया। तो ये बिना कर्म का हुआ, बिल्ली बैठी बच्चा सोता है। यहाँ पर पहचान देखते हैं। यदि क्रिया से पहले क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, उसके आगे है इसी में प्रश्नवाचक, जो प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछने पर जो है आंसर मिल जाए हमको और या ना मिले तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे या सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो पहचानने के लिए लिखा है हमने, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इन प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता है, अतः यह क्रिया अकर्मक मानी जाएगी। अगला है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माली फूल तोड़ता है, यहाँ पर फूल तोड़ना जो है उसका कार्य करना निर्धारित कर रहा है कि माली काम कर रहा है। तो माली फूल तोड़ रहा है या तोड़ता है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन करने पर हमारा आंसर मिल रहा है, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान है इसकी, यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वहाँ हमारा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पत्र लिखता है,
क्या लिखता है यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर पत्र लिखता है हमारा, पत्र आंसर मिलेगा। सकर्मक क्रिया, यह हमारी सकर्मक क्रिया हुई। जो पत्र लिखता है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया हमारा। अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमको अगर जवाब मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया हुई। अगर उस सेंटेंस को अगर हम प्रश्न पूछते हैं उसमें हमको जवाब नहीं मिला, आंसर नहीं निकला, तो वहां पर हमारा अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं हम जो है सकर्मक क्रिया के दो भाग जो होते हैं। पहला भाग देखते हैं इसमें एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, गार्बित पुस्तक पढ़ रहा है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया देखते हैं, जैसे जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने रवि को रुपए दिए। यहाँ पर राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। यहाँ देना क्रिया के दो कर्म निर्धारित करते हैं, जैसे कि रवि रुपए तथा मंत्री पुरस्कार। तो यहाँ पर जब अकेले कोई काम कोई कर रहा हो तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है, और जहां पर दो लोगों का जिक्र हो वहां पर दो कर्मक क्रिया हमारी होगी। उसके आगे देखते हैं दो कर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौड़ होता है। मुख्य कर्म प्राय अप्राणिवाचक तथा गौड़ कर्म प्राय प्राणिवाचक होता है। कुछ क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। उसके आगे देखते हैं जैसे हुआ अकर्मक और सकर्मक हमने पहचानने के लिए इसलिए दो भागों में लिख दिया है अलग अलग करके। सकर्मक को अलग लिखा है और अकर्मक को अलग लिखा है। तो अकर्मक का सेंटेंस देखते हैं। पहला है घड़ा रखा है, ये अकर्मक हुआ हमारा। और हमने क्या बताया था अकर्मक में, जैसे जो जहाँ प्रश्न करने पर हमको आंसर मिले वो हमारा सकर्मक हुआ, और जहाँ प्रश्न करने पर हमारा आंसर ना निकले वहां पर हमारा अकर्मक होगा। तो यहाँ पर घड़ा रखा है, क्वेश्चन करने पर घड़ा कहाँ पर रखा है, कैसे रखा है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं निकल रहा है, ये अकर्मक हुआ हमारा। यहाँ पर सकर्मक में देखते हैं वह घड़ा भर रहा है, तो यहाँ पर कर्म जो हुआ हमारा केवल घड़ा हुआ। और वह सोता है, वह कहाँ पर सोता है, कोई आंसर नहीं निकला हमारा, तो ये हुआ अकर्मक। और सकर्मक हुआ हमारा वह गहरी नींद में सोता है, तो यहाँ पर हमारा गहरी नींद में सोना हो गया, ये कर्म हो गया हमारा गहरी नींद। यहाँ पर कैसे सोता है, कहाँ पर सोता है, आप कोई भी प्रश्न कुछ भी लगाकर अगर प्रश्न करेंगे इसमें, तो किसी भी तरीके से अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो वो हमारा अकर्मक हुआ। और आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कब क्यों कैसे करके अगर प्रश्न करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, वहां पर हमारा सकर्मक होगा। तो यहाँ पर जो कर्म हुआ हमारा वो गहरी नींद हुआ। अब अगली हेडिंग देखते हैं हम अपना संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत देखते हैं। पहला है हमारा सामान्य क्रिया यानी कि सिंपल वर्ब। इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, रमेश गया, तुम पत्र लिखो, ये सब हमारा सिंपल वर्ब के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में क्रमशः आया, गया, लिखो एक एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। दूसरा हम देखते हैं संयुक्त क्रिया यानी कि कंपाउंड वर्ब। तो देखते हैं इसके संयुक्त क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे शिकारी ने हिरण को मार डाला, शिकारी ने हिरण को मार डाला।
तो यहाँ पर जो मार डाला हुआ हमारा, ये हुआ हमारा संयुक्त क्रिया। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था। इसके आगे देखेंगे, एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग जब होता है तो देखते हैं माँ प्लस डाला, यहाँ पर मार डाला हो गया, खा प्लस लिया, खा लिया था। ये सभी संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है देखते हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता व नवीनता लाती है। ऐसी क्रियाओं को हम रंजक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे रंजक क्रिया और वाक्य प्रयोग। तो रंजक क्रिया हमारा सकना हो गया, तो सकना शब्द का हम वाक्य प्रयोग अगर करेंगे तो क्या तुम अपनी पुस्तक दे सकोगे, सकना, सकोगे, ये सब एक वचन, दो वचन, बहुवचन में किसी भी वाक्य में आप सकना को प्रयोग करेंगे तो आप सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा, क्या तुम अपनी पुस्तक दे सकोगे। उठना हो गया हमारा रंजक क्रिया। रंजक क्रिया हमारा उठना हुआ, तो इसमें देखेंगे वाक्य प्रयोग में उठना, उठाया, उठाया, ये सब हमारा रंजक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें वाक्य प्रयोग में देखते हैं, सांप को देखते ही वह चिल्ला उठा, सांप को देखते ही वह चिल्ला उठा। और यहाँ पर लगना हो गया हमारा रंजक क्रिया जो है लगना। तो यहाँ पर वह भोजन खाने लगा या वह भोजन खाने लगा या फिर लगना, लगे, लगा, ये सब जो है रंजक क्रिया के अंतर्गत आते हैं अंतर्गत। तो उसको हम वाक्य प्रयोग में किसी भी तरीके से ला सकते हैं उन वर्डों को इसमें मिला करके। अगला देखते हैं तीसरा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है। मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे देखते हैं, लाठी से लठियाना, हाथ से हथियाना, झूठ से झूठलाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, शर्म से शर्माना। यहाँ पर हमारा ये हो गया नाम धातु क्रिया। अब अगला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस क्रिया शब्द पद से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अर्थात कार्य को किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर जो लिखवाया हुआ, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई हमारी। अगला देखते हैं इसके आगे, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार से बनती हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं, पहला साधारण क्रिया। साधारण क्रिया जो है वो है हमारी, सेंटेंस देखते हैं इसके अंतर्गत, गरिमा पढ़ती है, ये साधारण क्रिया हुई हमारी। वहीं पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत देखते हैं, अध्यापिका गरिमा को पढ़ाती है, यहाँ पर पढ़ती है, यहाँ पर पढ़ाती है। वहीं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं, माता अध्यापिका से गरिमा को पढ़वाती है, यहाँ पर पढ़वाती है हो गया हमारा। तो यहाँ पर पढ़ती है, यहाँ पर पढ़ाती है और यहाँ पर पढ़वाती है। तो ये हो गया हमारा साधारण क्रिया हो गई हमारी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। पहला है हमारा प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता क्या होता है देखते हैं,
प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण के तौर पर कौन है इसमें प्रेरणार्थक कर्ता, प्रेरक कर्ता कौन है? तो इसमें है जैसे माता, प्रेरणा प्रदान करने वाला। जैसे हम माता जी को ले लेते हैं, माता। और दूसरा है हमारा प्रेरित कर्ता, प्रेरणा देने वाला। उदाहरण के तौर पर इसमें देखते हैं जैसे अध्यापिका, प्रेरणा देने वाला जैसे अध्यापिका। यहाँ पर देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की रचना, प्रेरणार्थक क्रिया की रचना देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं, इसके 4 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट देखते हैं इसके मूल धातु के अंत में, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा व जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की रचना होती है। इसमें जैसे देखते हैं, जैसे मूल क्रिया हो गई, ये पहला, इसमें 3 पार्ट किए गए हैं। पहला है मूल क्रिया, दूसरा है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय है प्रेरणार्थक क्रिया। तो मूल क्रिया में देखते हैं, मूल क्रिया कहो चाहे साधारण क्रिया कहो एक ही बात है। तो मूल क्रिया देखते हैं, जैसे हो गया हमारा गिरना, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया हमारा यहाँ पर गिराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया हमारा गिरवाना। तो गिरना, गिराना, गिरवाना। यहाँ पर भी देखते हैं चलना, चलाना, चलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, चमकना, चमकाना, चमकवाना। और है बढ़ना, बढ़ाना, बढ़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो ये सब मूल क्रिया के अंतर्गत आ गया। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत शब्द हैं और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत हमारे शब्द हैं। अगला देखते हैं दूसरा वाला हमारा, यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण, यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में ए ओ हो तो ए का ई तथा ओ का उ हो जाता है। यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा, देखिए ए का ई हो जाता है और ओ का उ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, पहला है यहाँ पर भी है हमारा मूल क्रिया ये हो गई और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमारी ये हो गई। तो पहला देखते हैं इसमें लेटना, लिटाना, लिटवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, ढोलना, ढूलना, ढोलना, ढुलाना, ढुलवाना। और तीसरा है हमारा, इसमें तीसरा क्या है रूल देखते हैं, प्रथम व्यंजन के साथ, प्रथम व्यंजन के साथ प्रयुक्त आ ई अथवा उ हरस हो जाता है, हरस हो जाता है। जैसे भागना, भगाना, भगवाना, जागना, जगाना, जगवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना। तो ये हमारे मूल क्रिया हो गई, ये हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत है। इसके आगे अगला देखते हैं मूल क्रियाओं में कुछ परिवर्तन द्वारा, मूल क्रियाओं में कुछ परिवर्तन द्वारा देखते हैं इसमें। तो पहला हो गया हमारा टूटना, उसके बाद तोड़ना, उसके बाद तोड़वाना, रहना, रखना, रखवाना, चुभना, चुभाना, चुभवाना, लजाना, लज्जित करना, लज्जित करवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना और रुलवाना, फटना, फाड़ना, फड़वाना, जीना, जिलाना और जिलवाना। तो ये सब हमारे मूल क्रियाओं में कुछ परिवर्तन के द्वारा शब्द थे जो तो यहाँ पर हुआ। तो ये है हमारी मूल क्रिया, ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसके अंतर्गत सब हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। यानी कि कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम स्टार्ट करता है करने के लिए, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसके पहले जो काम किया हो, वो उस व्यक्ति ने जो पहला काम किया हो, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी कि पहले की क्रिया कहते हैं।
तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा पहले काम क्या किया, दूध पीकर दूध पिया, उसके बाद सो गया। तो पहली क्रिया हुई हमारा पहली क्रिया हुई दूध पीकर, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई सो गया। यहाँ पर दूसरा है उसके बाद उदाहरण, रमेश क्रिकेट खेल कर घर आ गया। रमेश क्रिकेट खेल कर घर आ गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा रमेश पहले क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेल करके फिर घर आ गया। पहला काम हुआ क्रिकेट खेल कर घर आना, क्रिकेट खेलना, उसके बाद घर आना। तो यहाँ पर पहली क्रिया क्रिकेट खेलना हुआ और दूसरा है हमारा घर आना हुआ। उसके बाद है हमारा इसके अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा कर के जोड़ा जाता है। ये पहचानने के लिए लिखा है हमने, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा कर के जोड़ा जाता है। इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगला है हमारा तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया है, इसके अंतर्गत देखते हैं, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है। जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विद्यालय से आते ही सो गया। वह विद्यालय से आते ही सो गया। पहली क्रिया तो हुई हमारी विद्यालय और आते ही सो गया। तत्काल वह विद्यालय से आया और तुरंत वह आते ही सो गया। तो यहाँ पहली क्रिया हुई या दूसरी क्रिया हुई और तुरंत यानी कि तत्काल हुआ, तो यहाँ पर हमारा तात्कालिक क्रिया हो गया। आते ही सो गया, आते ही सोना यानी कि तात्कालिक क्रिया है। यह क्रिया धातु में ते प्रत्यय तथा ही जोड़कर बनाई जाती है। ये पहचानने का ट्रिक है। यह क्रिया धातु में ते प्रत्यय तथा ही जोड़कर बनाई जाती है। इसके आगे देखते हैं, क्रिया के प्रश्न लिखे हमने, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला है हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो पहला है हमारा ऑप्शन, राम खाना खा रहा है। बी है, चालक गाड़ी चला रहा है। सी है, श्याम हंसता है। और डी है, माँ स्वेटर बुनती है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, श्याम हंसता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बी, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। सी, वह अपना सिर खुजलाता है। डी, श्याम सोता है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन सही है, श्याम सोता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, बालिका निबंध लिख रही है। बी है, मंदाकिनी सोती है। और सी है हमारी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और डी है, बालक खिलौना पाकर हंसता है। बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा दोस्तों सही है, ऑप्शन बी सही है, बालिका निबंध लिख रही है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए देखते हैं 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ऑप्शन ए देखते हैं, छात्र पढ़ रहा है। बी, बालक खेल रहा है। सी, शिशु सो रहा है। और डी, छात्र लिख रहा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, शिशु सो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है दौड़ना, बी है रूठना, सी है मुस्कुराना और डी है हमारा पीना। तो डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, पीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए है, इनमें से कोई नहीं। बी, प्रेरणार्थ क्रिया। सी, संयुक्त क्रिया। और डी, नाम धातु क्रिया। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये नाम धातु क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं सहायक क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया और डी है नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें सहायक क्रिया होगी हमारी। देखते हैं आगे का क्वेश्चन है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें क्रिया है। देखते हैं ऑप्शन ए एक कर्मक क्रिया है, बी द्विकर्मक क्रिया है, सी संयुक्त क्रिया है या फिर डी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। एक तो है छात्र, दूसरा है अध्यापक, एक तो है छात्र इसमें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया कहते हैं या फिर बी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं या फिर सी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या फिर डी नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाठी मारना में उपर्युक्त क्रिया है। लाठी मारना में उपर्युक्त क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी संयुक्त क्रिया है या फिर डी नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, इसमें नाम धातु क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप आते जाते रहिए उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं संयुक्त क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी सहायक क्रिया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ए वाला ऑप्शन सही है हमारा, इसमें संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा रोती है उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बी अकर्मक क्रिया है, सी द्विकर्मक क्रिया है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या फिर बी सकर्मक क्रिया या फिर डी धातु, सी धातु या फिर डी नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा, धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु के भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं एक होते हैं या फिर बी 3, सी 2 या फिर डी कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखते हैं संयुक्त क्रिया का, बी प्रेरणार्थक क्रिया का, सी द्विकर्मक क्रिया का या फिर डी पूर्वकालिक क्रिया है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं क्रिया के आधार पर या फिर डी प्रत्यय के आधार पर, सी सर्वनाम के आधार पर या फिर डी संज्ञा के आधार पर। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही है, क्रिया के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, इस टब को पानी से भर दो। बी है माँ बेटे को खाना खिला रही है। सी है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और डी है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो इनमें से दोस्तों सही कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सी सही है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा जूता पैर में काटता है। मेरा जूता पैर में काटता है प्रयुक्त वाक्य में क्रिया है।
ऑप्शन ए देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बी अकर्मक क्रिया है, सी संयुक्त क्रिया है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें बी आला सही है, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों, हमने बताया है पहले भी। सकर्मक क्रिया वो होती है जिन सेंटेंस को प्रश्न करने पर हमारा आंसर, हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो, वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, लेटना, बी है छूटना, सी है पिघलना और डी है लिखना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। जिस सेंटेंस को, जिस प्रश्न को पढ़ने पर, जिस वाक्य को या प्रश्न करने पर हमको आंसर नहीं प्राप्त होता है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले भी हमने आप लोगों को बताया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, रोना है, बी है लेना, सी है पढ़ना या फिर डी खाना। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, रोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, इनमें से कोई नहीं है या फिर बी प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर सी अकर्मक क्रिया है या फिर डी सकर्मक क्रिया है। तो इसमें दोस्तों हमारा अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। बी है श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। सी है विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। डी है अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा सही है हमारा, तो ये बी वाला सही है, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, रस्सी जल गई, बी सीमा पढ़ रही है, सी बच्चा सोता है या फिर डी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो ऑप्शन डी हमारा सही है दोस्तों, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, 4 हैं, बी 2 हैं, सी 5 हैं या फिर डी 3 हैं। तो इनमें से ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, क्रिया के 5 भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद है, तो ऑप्शन सी सही है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, अकर्मक क्रिया है, बी द्विकर्मक क्रिया है या फिर सी एक कर्मक क्रिया है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह कहलाता है। ऑप्शन ए देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है या फिर बी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है या फिर संयुक्त क्रिया कहलाता है या फिर डी नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम चित्र देखकर हंसने लगा। राम चित्र देखकर हंसने लगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, सहायक क्रिया है, बी नाम धातु क्रिया है, सी द्विकर्मक क्रिया है या फिर डी पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें दोस्तों डी वाला सही है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता महाभारत पढ़ने लगी। कविता महाभारत
पढ़ने लगी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, या फिर डी नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, पिता उसे पढ़ाते हैं। बी राम नहीं पढ़ता। सी ये अध्यापक से पढ़वाते हैं। डी अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, राम नहीं पढ़ता। अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए देखते हैं, सकर्मक क्रिया का, बी प्रेरणार्थक क्रिया का, या फिर सी द्विकर्मक क्रिया का, या फिर डी अकर्मक क्रिया का। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अकर्मक क्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, या फिर सी संयुक्त क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, उठना, बी है चमकना, सी है देना, और डी है सजवाना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सजवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डॉट डॉट क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, संयुक्त क्रिया है, बी सहायक क्रिया है, सी सकर्मक क्रिया है, और डी अकर्मक क्रिया है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए चलना, बी है जगाना, सी है पढ़ना, और डी है बदलना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, जगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, राम फल खाता है, बी सीता गीत गाती है, डी डाकिया चिट्ठी लाया, और डी है हमारा राधा रोती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, राधा रोती है। अगला क्वेश्चन है, नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, क्या कहलाती है इन चारों ऑप्शनों में से? ऑप्शन ए है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है, या फिर बी सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया कहलाती है, या फिर सी धातु से बनने वाली क्रिया, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, बी है अकर्मक क्रिया, सी है सकर्मक क्रिया, और डी है नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है सीता घर में बैठी थी, बी है राम मोहन को मारकर भाग गया, और सी है खून खौलना, डी है वह कल आया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, राम मोहन को मारकर भाग गया। अगला क्वेश्चन है, बच्चे गाना गा चुके हैं। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। ऑप्शन ए है गाना, बी है बच्चे, सी है चुके हैं, और डी है गा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, यही मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अकर्मक क्रिया है, बी सहायक क्रिया है, सी सकर्मक क्रिया है, या फिर डी मुख्य क्रिया है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वह हंस रही है, वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हंस, बी है वह, सी है रही है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें कौन सा सही है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलना खेलवाना, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया है, बी संयुक्त क्रिया है, सी इनमें से कोई नहीं और डी है नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक का अर्थ है, अकर्मक का अर्थ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्मवान, बी है कर्म रहित, सी है कर्मशील और डी है कर्म सहित। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, कर्म रहित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ा बिलबिलाता है, कीड़ा बिलबिलाता है वाक्य में क्रिया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी अकर्मक क्रिया है या फिर डी नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता फूल तोड़ रही है, गीता फूल तोड़ रही है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी अकर्मक क्रिया है या फिर डी सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा फूलों का रस पीता है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी अकर्मक क्रिया है या फिर डी नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा खेल कर थक गई, सीमा खेल कर थक गई वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया या फिर डी नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन ए सही है इसमें दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालकिन, मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती हैं, मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती हैं वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बी प्रेरणार्थक क्रिया है, सी अकर्मक क्रिया है या फिर डी नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा बी सही है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।